हेलो एवरीवन। तो आईटी का एग्ज़ाम हो चुका है एंड बहुत से बच्चे इतने समय हेलो एवरीवन। तो आईटी का एग्ज़ाम हो चुका है आपका एंड बहुत से बच्चों ने अपने नंबर कैलकुलेट कर लिए होंगे। जिन्होंने भी अभी तक कैलकुलेट नहीं किए तो वो यहाँ से अपना सोल्यूशन देके एंड कैलकुलेट करे जाके। तो फर्स्टली यहाँ पे भाई अगर आपका एग्ज़ाम हो गया और बहुत से बच्चों का ये हो रहा था कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो। आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया, इतना मैटर करता है। और आपने अगर 10-10 12-12 घंटे पढ़ना सीख लिया, फोकस बनाना सीख लिया, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो और अच्छे से आप इतना समय एंजॉय करो, कोई मूवी वगैरह देख लो। एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था जेई का एंड मेरा जैन वाला जो आपका अटेम्प्ट होता है मेरा कंप्लीट हुआ। मैं जैसे एग्ज़ाम दे के मैं लाइब्रेरी गई एंड तुरंत जाते मैंने एक पूरी मूवी कंप्लीट की थी। तो आप समझ सकते हो मैंने कितना रिलैक्स किया था। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आराम से रिलैक्स करो, कोई टेंशन मत लो। जैसा गया अब चला गया, टेंशन लेने से वापस सही नहीं होने वाला। तो चिल मारो एंड आई होप आपका बहुत अच्छा गया होगा। सो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैज़ द हाईएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पे मैंने आपको बार बार बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड मैंने मेरे अनलिमिटेड क्वेश्चन सीरीज एंड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कराया था। तो जितने बच्चों ने वहाँ किया होगा ना उनको प्रॉफिट होगा। तो ये बताओ कितने बच्चों ने किया था। +4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ जब देखोगे तो क्रोमियम का क्या होता है आपका, यहाँ पे क्रोमियम +3 होता है, वनेडियम +3 होता है, आयरन आपका यहाँ +3 होता है एंड कोबाल्ट यहाँ पे +2 पे होता है। इसका डी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे D4 होता है, ये D2 होता है, D5 होता है एंड इसका D7 होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो H2 और OH है, तो ये WFL होता है। यहाँ H2 और आयोडीन है, ये भी WFL होता है। अमोनिया साइनाइड है, ये SFL होता है एंड यहाँ अमोनिया एंड क्लोरीन है। अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता है बट यहाँ क्लोरीन आपका WFL इसको कर देता है। तो देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे अनपेयर्ड, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 1 मिनट, यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 1 हो गया एंड यहाँ पे आपके 3 होंगे। तो फॉर्मूला म्यू इक्वल टू √n+2 वैल्यू रखोगे तो 4 का कितना होगा √24। कैसे 4 + 2 6, 6 4 जो 24। 2 रखोगे 2 2 + 2 4, 4 2 जो 8 √8। 1 1 + 2 2, 1 + 2 3, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना होगा 3, फिर 3 × 5 कितना होगा 15। तो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड द रिडक्शन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोला था कि बच्चों K2MnO4 एंड K2Cr2 की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और जितने बच्चों ने मेरे रिएक्शन वाला देखा होगा वीडियो IUC का कंप्लीट रिएक्शन, तो उसमें मैंने इसको करवाया था। मैंने बार बार इंपॉर्टेंट बोला था, देखो आ गया उठ के। तो Cr2O7 2 माइनस +14H + 6 इलेक्ट्रॉन टेंस टू 2 Cr3 + 7H2। तो यहाँ प्रोटॉन कितने 14 एंड इलेक्ट्रॉन कितने 6। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन है और मैंने बॉन्ड ऑर्डर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया था। मैं उम्मीद करती हूँ जिस बच्चों ने मेरे से केमिस्ट्री की होगी ना उनका बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं गया होगा। तो देखो F2 है यहाँ पे, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बन जाएगा F2+, ठीक है। N2 में चला जाएगा, C2 में चला जाएगा, B2 में चला जाएगा, ठीक है। तो जब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ कौन सा लगेगा 1 2 1 2 वाला रूल, जब आपका नंबर n > 14 से, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ये कितना होगा 18 और किसमें जाएगा 17 में। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। 10 - 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2 कितना हो गया 1। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम 17 का, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम 17 का। तो 1 कितना हो गया यहाँ पे, एक हटा दिया तो 17 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर 10 - 7/2 यानी कि 3/2 कितना हो गया 1.5। यानी कि आपका F2 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 से 1.5 में जा रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्वेश्चन आई नो बच्चों को इसमें लगा होगा कि मैम थोड़ा ये टफ लगा, डाउटेबल हुआ, बट
अगर जिनको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा वो उन्होंने कर लिया होगा, बट हाँ ठीक है, नहीं हुआ होगा तो इट्स ओके। आपको 15 में से कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं हो पाएंगे। सो मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग, तो आप जब यहाँ पे MnO4 देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो Mn होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +7, जिसकी वजह से यहाँ पे D आपका 0 है। जब मेटल के पास पाई डोनेशन के लिए D इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो उसके पास पाई बॉन्डिंग ऑक्सीजन के फील्ड p ऑर्बिटल से होगी, तो Mn आपका एम्प्टी होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका लिगेंड ऑर्बिटल टू मेटा ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ से आपका क्या गलत होगा, C एंड D गलत हो गया। अब A में देखोगे Mn2CO, तो यहाँ क्या होता है, आपका जो CO होता है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, CO होता है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, तो जिसकी वजह से ये करता है मेटा ऑर्बिटल टू लिगेंड ऑर्बिटल। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है एंड बॉन्ड एनर्जी पे है। बॉन्ड एनर्जी आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बताया भी गया था। क्या होता है, आप जब यहाँ पे Cl2 और F2 को देखोगे तो आपका Cl2 ग्रेटर देन होता है F2 के, फिर Br2 देन F2 I2, तो यहाँ से आपका ऑप्शन C और D ऐसे गलत हो गया। अब जब आप देखोगे CS और CT में, तो आपका क्या होता है, जब आपका यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से आपकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो सल्फर आपका स्मॉल होता है TE से, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से भी करेक्ट होगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल रिग्रेट रिगार्डेड टू फॉलोवेल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था एंड ट्रिकी था, इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन आपके गलत होने के पूरे चांसेस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, OH- दिया हुआ, तो ये आपको SN1 रिएक्शन कर रहा है, SN1 रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, SN1 यहाँ पे रिएक्शन हो रही है आपकी। देन यहाँ पे आपको OH- दिया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे वाटर है एंड अल्कोहल है, तो आपको जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। SN1 रिएक्शन में जब बॉन्ड आपका ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, जिसमें पोलर सॉल्वेंट आपका अगर ज़्यादा होगा तो वो उतनी ही आसानी से यहाँ पे आयन को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक कंपाउंड AB बनता है, एक मिनट, ये नहीं, एक कंपाउंड आपका यहाँ पे AB बनता है, ये वाला होता है आपका मेजर और ये होता है आपका माइनर। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम 1:1 में लेते हैं अल्कोहल एंड वाटर को, तो यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है प्योर अल्कोहल से ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे आपका, ठीक है, जिसमें आपकी रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, बट यहाँ पे उसने बोला डिक्रीज हो जाती है, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसने इनकरेक्ट बोलता है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे इनकरेक्ट में भी ध्यान नहीं दिया होगा, उसकी वजह से भी -1 हुआ होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, आपको दिया हुआ है कारर कंपाउंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायलर। तो आप जब देखोगे यहाँ पे, तो कायलर में क्या होता है, मैंने बार बार बताया है कायलर कि एक ही कंपाउंड होता है, उससे चाहे अलग ग्रुप लगे होते हैं तो वो कायलर होता है, एंड उसके पास पॉस एंड कॉस नहीं होना चाहिए। तो फर्स्टली आप देखोगे इसमें, तो आपका ये स्ट्रक्चर अलग है, यानी कि डिफरेंट है, इसमें पॉस एंड कॉस नहीं है, तो ये आपका कायलर हुआ। बी देखोगे तो इसको करेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि सेम है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट होंगे, तो यहाँ पे आपका पॉस आएगा, तो ये आपका नहीं होगा। सेम सी में आप देखोगे तो ये भी सेम है, रिफ्लेक्ट होगा, एकदम सेम है, पॉस नहीं होगा, पॉस होगा। डी में भी सेम है, यानी कि पॉस होगा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, एंड बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन लगा होगा आउट ऑफ सिलेबस, बट मैं बता दूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, GOC का क्वेश्चन है, एंड 2017 से 2025 तक में ये पहली बार 2026 में क्वेश्चन आया है, तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ जो भी यहाँ पे JEE के बच्चे होंगे तो उनका तो हो गया होगा, उनका ये बेसिक होता है। तो बोला है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है करेक्ट, और ऑप्शन में देखो तो RF आपको पूछा है, तो RF क्या होता है यहाँ पे, RF डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपाउंड डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फॉन्ट। तो यहाँ पे एक लिए निकालेंगे तो कंपाउंड की कितनी है 3.75 एंड सॉल्वेंट की कितनी है 5, कितना आएगा 0.75, एंड बी की फाइंड करेंगे तो कितना है 1.25 एंड सॉल्वेंट कितना है 5, तो आएगा 0.25। ऑप्शन देखते हैं तो क्या है, पहला ए हैज RF 0.75 करेक्ट है, ए हैज RF 0.25 गलत, सी बी इज RF 0.33 गलत, डी बी इज RF 0.75 गलत, तो ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट होता है। अगर आपको यहाँ पे सॉल्वर पोलर वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो आप इससे सॉल्व कर सकते थे। एंड अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका रिएक्शन बेस है। थोड़ा बच्चों को लगा होगा यहाँ पे कन्फ्यूजन, ठीक है, बट देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन NOH है, यहाँ पे आपको ये D है और ये H है। जब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं अपना फैक्टर तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। अगर यहाँ पे हम लोग
आई लगाते हैं तो आई में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है टी का, फिर डी का एंड एच का, ठीक है। अब एक कंसंट्रेशन NOH है। NOH क्या होता है आपका, यहाँ पे बेसिक होता है, और बेसिक मीडियम में कभी भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आपका यहाँ से गलत हो गया। ऑप्शन ए में आपका X इक्वल है। अब HCl क्या होती है, ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आपकी KB, PKB फाइंड करना। सो PKB, अब ये मत कहना कि मैम पढ़ा नहीं है। PKB क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक के, यानी कि जो जितना बेसिक उसकी PKB उतनी खराब। यहाँ पे आप देखोगे NH2 लोकलाइज, ये डीलोकलाइज, 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 तो सबसे ज़्यादा अच्छा बेसिक क्या है, P है, फिर आपका R है, देन Q है एंड S है। उसका उल्टा करेंगे तो सबसे अच्छा S, Q, R एंड P, ऑप्शन एक करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ आपका आता है, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होते। सो पहला ही क्वेश्चन आपका सोल्यूशन चैप्टर का हो गया होगा। देखो मैं इसको बताती हूँ। इनिशियल मोल जब NOH के निकालोगे तो इसमें क्या होता है, 100 ml आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है, लीटर वगैरह दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है एंड गिवन ऑल ओवर। तो जब आप पहले इसका मोल्स निकालोगे तो क्या होगा, मोलैलिटी मल्टीप्लाई होगी वॉल्यूम वगैरह से, तो यहाँ पे आपका मोल्स फाइंड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, रिमेनिंग मोल्स निकालोगे। कैसे, जो आपका ये मोल निकल आएगा, मानो ये X निकला, X बाय यहाँ लीटर करोगे वॉल्यूम, तो आपका यहाँ पे रिमेनिंग मोल्स निकलेगा। पता क्या करोगे आप, यहाँ पे मोल्स को ऐड करोगे और वॉल्यूम को ऐड करोगे एंड कंसंट्रेशन निकालोगे। यही किया होगा। ओवरऑल आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन ए आता है, ठीक है। देखो पूरा इसलिए सॉल्व नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कैलकुलेशन की है, आप दोबारा इसको सॉल्व नहीं करोगे, आपको यहाँ पे आंसर देखना है। सो यहाँ पे करने का मेथड मैंने बता दिया है, जिन भी बच्चों को करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका थर्मोडायनेमिक्स से, और मैंने बार बार बोला था कि भाई इसके आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं यहाँ पे ग्राफ से। तो उसने बोला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आपका रिवर्सिबल सॉलिड लाइन एंड रिवर्सिबल आइडियाबैटिक यहाँ पे डैश लाइन का। तो फर्स्टली आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, आइसोथर्मल PV इक्वल टू के करेक्ट है। यहाँ से आपका PV गामा इक्वल टू के, ये भी करेक्ट है। ये आप देखोगे तो ये कार्नोट इंजन जैसा है, समथिंग कार्नोट इंजन, तो ऑप्शन ए आपका सही होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन 4, तो आप इसको इक्वल देखोगे, इसको इक्वल देखोगे, PV एंड P 1/B का आइडियाबैटिक कभी सेम नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी, तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब जब थर्ड में देखोगे तो थर्ड वाला आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, P वेरी कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, P वेरी कर रहा है एंड यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो थर्ड भी सही है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन द इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ Be3+ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिटल He2+, ठीक है। देखो Be3+ एंड He2+ की फाइंड करनी है हमें यहाँ पे। तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है जेड के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के। बेरियम 3+ है, ठीक है। इसमें क्या है, Z1 आपका 4 है एंड N1 आपको बोला है फोर्थ ऑर्बिटल में, B 4/4 1, ठीक है। अब यहाँ पे हीलियम प्लस से निकालोगे, सेकेंड ऑर्बिटल है, Z2 होगा, N1 भी 2 होगा, B 2/2 = 1, तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी था एंड ये भी आपको हो जाना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है एंड ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन से। तो भाई इस बार सॉल्यूशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, नाइस। फॉर 2 प्योर वोलेटाइल लिक्विड X एंड Y अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, इससे पता चला कि हमारा राउट लॉ आइडिया सोल्यूशन समथिंग कुछ यूज हो रहा है। और बोथ X एंड Y आर वीकर देन दोस XY, ये आपको लग नहीं रहा कि ये नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन है, नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन है। उसमें क्या होता है, हमारा AB ग्रेटर देन होता है AA एंड BB के होता है। तो PT क्या होगा आपका, PA एंड XA+
पी वी नॉट एंड एक्स बी नॉट। और उसने बोला है प्रेशर ऑफ द इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज पी टोटल, यानी कि उसका इक्विवेलेंट मोलर सोल्यूशन है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ बोथ एक्स वाई इतना विच ऑफ द रिलेशन, तो इन दोनों में हाफ 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हाफ कर देंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से है, तो आपको सॉल्व करना है। क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। पहले गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है 600 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 191.47 किलो जूल मोल इनवर्स। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 191.4700 मोल इनवर्स। देन यहाँ पे आपको आगे दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स यानी कि K1 5.0 इंटू 10 के पावर -5 सेकेंड इनवर्स, एंड आपको R दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको T हाफ दिया हुआ है 152। तो यहाँ से हम K2 निकाल लेंगे 0.693 अपॉन T हाफ। T हाफ कितना है? 0.693 अपॉन 150 कितना आएगा? अप्रॉक्स 0.56 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगेगा यूज आर्नियस इक्वेशन ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, तो ln की वैल्यू रखेंगे 4.56 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू 1.1 इंटू 470 अपॉन 8.314 एंड टेम्परेचर 1 अपॉन 600 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका T2 कुछ आएगा 697.8। इसको अप्रॉक्सीमेट हम क्या कर सकते हैं? 680 कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता है। एंड मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका ये सॉल्व करवा दिया है। तो अब आप लोग आराम से इसको देखने के बाद अपना रेस्ट लीजिए एंड अच्छे से 2 से 3 दिन एंजॉय करिए। उसके बाद आपको जो करना है उसको करिएगा। एंड ये बताओ कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन आइजर भोपाल को टारगेट करने वाला है। कितने क्वेश्चन आपके 15 में से करेक्ट हुए एंड कौन आइजर भोपाल को टारगेट कर रहा है, क्योंकि मैं NIT भोपाल में हूँ। एंड जो भी बच्चा आइजर भोपाल में आने वाला है तो मैं उससे मिलूँगी एंड मैं उससे काफ़ी सारे मिलूँगी, उनसे बातें करूँगी और उनको और भी जो होगा आपको कॉलेज में हेल्प होगी तो आपकी कॉलेज में हेल्प भी हो। बस जल्दी से बताओ कौन आइजर भोपाल टारगेट करने वाला है।